प्रकृति में होने वाली प्रक्रियाएं इतने सूक्ष्म तरीके से संपादित होती है कि उसके बारे में जब उनके रिजल्ट्स आते हैं तो बेहद चौंकाने वाले होते हैं, हमारे लिए विस्मयकारक होते हैं। इस समय भारत में प्रयागराज में संगम तट पर महापर्व महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। इस महाकुंभ से एक पर्सनालिटी बेहद उभर कर निकल रही है, जो फिलहाल चर्चा का विषय है। अभय सिंह, जिन्हें IITians बाबा के रूप में हम सब जानते हैं। पूरी दुनिया उनको सुनना चाह रही है, सारी मीडिया का टेंशन है और इस समय वो वायरल हो रहे हैं, उनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं, तमाम लोग उनकी बातों को सुनना चाहते हैं। एक सेलिब्रिटी के रूप में फिलहाल वो स्थापित हो चुके हैं। लोग उनकी बात को सुनना चाह रहे हैं, लोग फोन कॉल्स आ रहे हैं, उनसे लगातार बातें की जा रही हैं और एक प्रकार से एक IIT वाला व्यक्ति किस प्रकार से एक वैरागी जीवन के अंदर उतरा है, इन तमाम बातों को लेकर लोगों के भीतर जिज्ञासा। एक IIT बहुत बहुत शानदार और बहुत ही एक प्रकार से मान्यता प्राप्त कोर्स संस्था मानी जाती है, जहां से कोई व्यक्ति जब निकलता है तो बहुत स्थापित हो जाता है, करियर में बहुत सफल माना जाता है। ऐसे में व्यक्ति वैराग्य की तरफ जब आकर्षित हुआ है तो उसको सभी लोग जानना चाह रहे हैं, क्या उसके अंदर चीजें हैं। तो यहाँ ये वीडियो चूंकि ज्योतिष का प्लेटफॉर्म है, यहाँ हम तमाम चीजों को ज्योतिष के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक व्यक्ति के अंदर जब इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, किसी चीज में इतना बड़ा बदलाव आ रहा है, तो उसके पीछे क्या कारक हो सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं, क्या ऐसी चीजें हो सकती हैं। हालांकि मेरे पास में अभय सिंह जी का या IITians बाबा का किसी प्रकार से मेरी मुलाकात नहीं हुई, मैं कभी उनसे मिला भी नहीं, कभी IIT मुंबई गया भी नहीं हूं मैं, और इसके साथ साथ कभी भी मेरी उनके साथ में कोई टेलीफोनिक या चैट या किसी प्रकार से कोई संपर्क नहीं हुआ। और मेरे पास उनके पास कोई बर्थ डाटा या फार्म डाटा, किसी प्रकार का डेटा भी उपलब्ध नहीं है। बावजूद इसके मेरे अपने अनुभव, अपने तर्क, अपने जो लॉजिक है और मैं एक व्यक्तित्व का निर्धारण, उसके पर्सनालिटी, उसके हाव भाव, उसकी भंगिमा, उसकी साइकोलॉजी, उसकी आंखों के विन्यास, उसकी उंगलियों की घुमावट, उसके बोलने की स्टाइल, उसके जो पॉइंट्स हैं, उसके जो उसको किन पॉइंट्स को कवर कर रहा है, बात कर रहा है तो पास्ट की बात ज्यादा कर रहा है या फ्यूचर की बात कर रहा है, कहाँ की बातें कर रहा है और अपने आप को उसको किससे कोरिलेट कर रहा है, इन तमाम चीजों को मैं विश्लेषित करता रहता हूँ। और ये एक प्रकार से ज्योतिष के विद्यार्थी के लिए एक बड़ा समझना जरूरी है। एक ज्योतिष का विद्यार्थी हर समय ज्योतिष को जीता है। एक जीवन पर्याप्त नहीं है ज्योतिष के लिए, लगातार इसके तजुर्बे होते रहने चाहिए। एक व्यक्तित्व का जो जो उसका जो आयाम है, जो उसका जो एक प्रकार से सांचा है, उसका ढांचा है, उसका प्लेनेट के साथ क्या रिलेशन हो सकता है, कौन कौन से कॉम्बिनेशन हो सकता है, क्या हो सकती है, इन तमाम चीजों को इस वीडियोस के माध्यम से मैं समझने की और आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। दरअसल इससे पहले एक चीज और मैं जोड़ देना चाह रहा हूँ। हमें जो IITians बाबा के अंदर जो एक बदलाव देखने को मिल रहा है, लोग कह रहे हैं 1 साल पहले तक वो ठीक थे, वो कनाडा में जॉब करते थे और उसके बाद में बदलाव आया, ये सारी चीजें हैं और फिलहाल वो अपने घर से भी दूर हैं और साधना में भी हैं और तमाम चीजों को ज्ञान हुआ। ये एक दिन की कहानी नहीं है, ये 1 साल की भी नहीं है, ये 10 साल की भी कहानी नहीं है, ये जन्म जन्मांतर की कहानी है। किसी चीज के अंदर जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, सोल के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक प्रकार से बदलाव आता है व्यक्तित्व के अंदर, तो वो 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 100 दिन, 50 दिन, 1 साल, 10 साल की कहानी नहीं होती है। एक लंबी प्रक्रिया का निर्धारण जब होता है, तब इस प्रकार का फ्रूट्स हमको देखने को मिलते हैं। केतु पास्ट लाइफ को डिफाइन करता है। हमने क्या किया, क्या चीजें लेके आए हैं, क्या तजुर्बा है, क्या हमारे पास एक्सपीरियंस है, क्या पिछले जन्मों के हमारे कर्मा से या पिछले जन्मों की हमारी क्या स्क्रिप्ट है, उसको लेकर हम साथ चल रहे हैं। और वो स्क्रिप्ट में कब बदलाव आ रहा है, हमें आज लग रहा है कि आज टर्निंग पॉइंट आ गया। ये टर्निंग पॉइंट आज का नहीं है, ये सालों सालों का है, पता नहीं कितने जन्मों का टर्निंग पॉइंट है, जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिकता की तरफ प्रवृत्त होता है। आध्यात्म आध्यात्म का क्या मतलब है? एक ऐसी चीज, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी प्रक्रिया जो काल चक्र को तोड़ दे। काल चक्र, हम सब काल चक्र में बंधे हुए हैं, हम लोग एक टाइम के एरा में बंधे हुए हैं, उसी टाइम जोन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। जब कोई टाइम एरा को, टाइम जोन को अगर चेंज कर दे, अपने काल चक्र को बियॉन्ड द काल चक्र जाए, उसको अध्यात्म कहते हैं। जहां वो प्रकृति और यूनिवर्स के साथ एकाकार होने की कोशिश करता है, अद्वैत होने की कोशिश करता है, यह अध्यात्म है। अध्यात्म का मतलब किसी एक पर्टिकुलर एक सीन को फॉलो करना नहीं है। अध्यात्म कभी एक पर्टिकुलर पथ नहीं हो सकता कि इसी एक पथ का अनुसरण करके ही पाया जा सकता है। ये मल्टी डायमेंशनल, मल्टी जो रास्ते हैं, कई रास्तों का कहीं बहुआयामी हो सकता है। इसको एक तरीके से डिफाइन नहीं किया जा सकता। इसको समझना है तो सिर्फ इस तरीके से समझ सकते हैं। एक बेहतरीन उदाहरण हो सकता है, सूर्य सुबह उदित होता है, शाम को अस्त होता है, चंद्रमा शाम को उदित होता है, रात को सुबह अस्त हो जाता है। यह काल चक्र है। तो इस काल चक्र, लेकिन वास्तव में देखा जाए, न सूर्य कभी उदित होता है, न अस्त होता है, न चंद्रमा कभी उदित होता है, न अस्त होता है। ये अध्यात्म है, शाश्वत, बिल्कुल सनातन की तरह, बिल्कुल एक प्रकार से यूनिवर्स के साथ एकाकार हो जाना, उन चीजों का समझ जाना, वो अध्यात्म है। और वो एक दिन की कहानी नहीं होती है।
ये बहुत सारी प्रक्रियाओं का, बहुत सारी जेनेटिकली इवन बहुत सारी चीजें चल के आती हैं उसके साथ में, और वो एक प्रकार से उस व्यक्ति का जो मानसिक स्तर है, उसके जो वैचारिक स्तर है, उसके मन को है, वो तमाम चीजों को डिनोट करती हैं। मैंने अब जो IIT बाबास हैं, उनके जो वीडियोस देखे, मीडिया चैनल्स के अंदर उन्होंने वीडियोस देखे और बहुत सारी उन्होंने मीडिया चैनल से बात की, उन बातचीतों को विश्लेषित किया, तो वहां पर कई चीजें, मैं उन फोटोज उन वीडियोस को यहाँ रख नहीं सकता, मेरे साथ में कुछ एक्चुअली क्या वो मीडिया चैनल्स को दिए हैं और उनके फोटो को यहाँ उनकी परमिशन के बगैर, उनकी जो चैनल के जो क्लिप्स हैं उनको यहाँ रखना मेरे लिए वाजिब नहीं है बिना परमिशन के, इसलिए उसको यहाँ पर नहीं रख रहा हूँ। लेकिन आप देख सकते हैं किसी भी मीडिया चैनल को दिए हुए उनके इंटरव्यूज को आप वॉच करेंगे तो आप देखेंगे कि उनकी उंगलियां जब वो मालाओं पे घुमा रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, तो उनकी उंगलियां काफी लंबी हैं, नुकीली टाइप की है, लंबी है, पतली है, बहुत लंबी है, पतली हैं। कुछ उंगलियां उसकी मतलब चमचाकार भी, मतलब एक दार्शनिक प्रकार की भी है। लंबी पतली उंगलियों वाला व्यक्ति बेहद तार्किक, डोमिनेंट रहने वाला व्यक्ति होता है, यानी कि अचीव कर लूंगा। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना बहुत, उसकी ये इंडेक्स जो फिंगर है ना बहुत लंबी है, ये वाली जो फिंगर है बहुत लंबी है। इंडेक्स क्या है, गुरु ग्रह को दर्शाती है, इसके साथ ही ये लंबी है और नुकीली है, तार्किक। ऐसा व्यक्ति तर्क चाहिए, उसको लॉजिक चाहिए, लॉजिक की कसौटी पे उससे कुछ भी करा लीजिए, लॉजिक नहीं मिलेगा तो वो नहीं मानने वाला। ऐसा उस व्यक्ति का अंदर प्रॉपर्टीज के अंदर देखने को मिल सकती हैं। आप देखेंगे इस तमाम चीजों के साथ में उनकी कुछ उंगलियां एक प्रकार से ऐसे देखेंगे तो चमचा, वो एक पामिस्टिक की लैंग्वेज में इसको दर्शन प्रकार की उंगलियां यानी चमचाकार प्रकार की, उनके ऊपरी जो पोरों के विन्यास, उन तमाम चीजों से भी अंदाजा लगाया जाता है। उनका अंगूठा भी काफी लंबा है। इसके साथ साथ मैं इस बारे में श्योर नहीं हूं, लेकिन मुझे एक वीडियोस के अंदर ऐसा लगा कि उनके जो हाथ में मिडिल फिंगर के नीचे एक अधूरा सा शनि वलय मुझे लगा। हो सकता है वो शायद वो मेरी देखने में गलती हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे उनकी फिलहाल जो कंडीशन से हैं, जिस प्रकार की वो बातें कर रहे हैं, कि वो सैटर्न रिंग हो सकती है। सैटर्न क्या है? सैटर्न उदासीनता का प्रतीक है। सैटर्न क्या है? न्याय का प्रतीक है। सैटर्न क्या है? स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं। सैटर्न क्या है? बहुत धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है। सैटर्न क्या होता है? आपके मन में कुछ चल रहा होता है लेकिन आप रिप्रेजेंट नहीं करेंगे उसको दबा के रखेंगे। सैटर्न क्या धीरे 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 एक अनुकूल समय आ जाएगा, उसके बाद में वो फट जाएगा, फटने के बाद में फिर वापस चीजें वापस नहीं आएगी। सैटर्न इस तरीके की चीजों को दर्शाता है, स्लो मूविंग, एकदम चीजों को नहीं प्रेजेंट करेगा। तो ये चीजें मुझे उनके हाथ के अंदर परिलक्षित हुई। बहुत सारी और भी चीजें हैं जो पब्लिक मीडिया पे मैं नहीं रखना चाहूंगा, जो मुझे ऐसा अंदाजा लगा। एक और चीजें भी हैं, जैसे गुरु और राहु। गुरु क्या है? गुरु धर्म का कारक है। मैं प्लेनेट की बात कर रहा हूं। गुरु क्या है? परंपराएं हैं। गुरु क्या है? हमारी जो संस्कृति है। गुरु क्या है? हमारा जो एक प्रकार से रिलीजन है, यानी एक पथ है। और राहु क्या है? बियॉन्ड द लिमिट, एक्सट्रीम, कुछ भी हो, बहुत ज्यादा चाहिए, सडन चाहिए और तर्क के आधार पर चाहिए। गुरु और राहु का जो कॉम्बिनेशन जब किसी कुंडली के अंदर होता है, तो ऐसे में उस व्यक्ति के अंदर, अच्छा, इनकी डिग्री भी क्लोज होनी चाहिए, यानी एक प्रकार से इनका इंटैक्ट भी दिखना चाहिए। यानी ये दोनों जब एक प्रकार से युति बन रही हो या किसी प्रकार से और संबंध भी बन रहा हो, तो ऐसे में क्या है कि गुरु परंपराओं को तो मानेगा, गुरु परंपराओं को लेकर चलेगा, राहु उनको वर्जनाओं को तोड़ते हुए चलेगा। ऐसे में राहु संतुष्ट हो गया, यानी किसी व्यक्ति को कहा जाए कि भाई ये हमारे नियम है, हमारे सिद्धांत हैं। अब ऐसे में वो उस व्यक्ति को लॉजिकली समझाना पड़ेगा। यदि लॉजिकली समझ गया वो चीजें, तब तो वो उसको आजीवन पालन करेगा, तब तो वो उसका प्रचार प्रसार भी करेगा और खूब उसको मानेगा। लेकिन यदि लॉजिकली उसको नहीं समझाया गया, तो वो कोई भी उससे कहे, चाहे वो कितना भी सुप्रीम लेवल का अथॉरिटी हो, वो उसको कहीं ना कहीं उसको ब्रेक करेगा, उसको कहीं ना कहीं उसको फॉलो नहीं करेगा। चाहे वो इंटरनली हो, चाहे वो उसको सार्वजनिक रूप से कहे, चाहे वो बिल्कुल आंतरिक रूप से करे, एक्सेप्ट नहीं करेगा उसको। गुरु राहु के कॉम्बिनेशन में यही है। ये मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये इंपैक्ट उनकी बर्थ चार्ट के अंदर शायद देखने को मिल सकता है। चौथा घर उनका अफिलिएटेड दिखता है। चौथा घर क्या होता है? सुख का। चौथा घर होता है माता का। चौथा घर होता है घर का। ये अफिलिएटेड मुझे ऐसा लगता है कि किसी न किसी प्रकार से प्रभावित है या पीड़ित होता हुआ दिखता है। सांसारिक दृष्टिकोण से किसी भी हॉरोस्कोप चार्ट के अंदर हम देखेंगे तो 4 त्रिकोण होते हैं। धर्म त्रिकोण, जिसे पहला घर जिसे लग्न कहते हैं, और फर्स्ट हाउस जो पहला वाला होता है उसको हम धर्म का एक प्रकार से लग्न मान सकते हैं। अर्थ है जिसे 10th हाउस जिसे हम कहते हैं, काम जिसे 7th हाउस, और जो चौथा घर है उसको हम वैराग्य त्रिकोण या मोक्ष त्रिकोण कहते हैं। जो सांसारिक दृष्टिकोण से यदि पीड़ित है तब तो उसको इसके लिए ठीक नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यदि ये पीड़ित है तो इसका मतलब वहां ये मजबूत हो रहा है।
वहां ये मतलब स्ट्रांगली अपने आप को स्थापित किए हुए है। तो ऐसे में यहाँ चौथा घर माता का भी है, सुख का भी है, तो उनके साथ में ये चीजें, उनकी बातचीत से भी लगता है कि हाँ ये चीजें हैं कि चौथा घर उनका उनका प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। सैटर्न राहु कॉम्बिनेशन, ये भी मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं चीजें उनके साथ कुछ होती हुई दिखाई देती हैं। कैसे होती हुई दिखाई देती हैं? ऐसे होती हुई दिखाई देती है कि सैटर्न क्या है? इंजीनियरिंग। सैटर्न क्या है? लोहे का काम। सैटर्न क्या है? किसी भी चीज का टेक्निकल काम। यहाँ पे मार्स का भी कॉम्बिनेशन देखा जाता है, सैटर्न सैटर्न के साथ में मार्स का भी कॉम्बिनेशन देखा जाता है, इंजीनियरिंग की तरफ जाने वाला। यानी कि सैटर्न क्या है? बड़ा उदासीन प्रवृत्ति का व्यक्ति। सैटर्न क्या है? बड़ा स्लो चलने वाला। सैटर्न क्या है कि किसी भी चीज को चलो मतलब ब्रेक नहीं कर रहा है, लेकिन वो उसको बहुत ज्यादा एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है यदि उसको पसंद नहीं आया तो, लेकिन बहुत जल्दी उसको उसमें रिवोल्यूशन नहीं ला रहा है वो। राहु क्या है? रिवोल्यूशन, क्रांति, विस्फोट, चीजों को तार्किक रूप में मानने वाला। राहु क्या है? एयरी प्लेनेट, यानी कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग, यानी अंतरिक्ष ब्रह्मांड स्पेस की बातें करने वाला, वो राहु है। सैटर्न राहु के बीच में यदि बहुत अच्छी डिग्री हो, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो, राहु डोमिनेंट हो, तो ऐसे में कंडीशन में क्या होता है, व्यक्ति का ड्यूल पर्सनालिटी भी बन जाती है। यानी कि व्यक्ति जो बोल रहा है वो वास्तव वैसा नहीं होता है, और जो वास्तव वैसा होता है जैसा बोल नहीं रहा होता है। मल्टी चीजों के लिए उसका रुझान हो जाता है, विदेशी भाषाएं, विदेशी चीज, और एक प्रकार से परंपराओं को तोड़कर चीजों को देखना, समझना, ये सब चीजें उसकी उसकी एक प्रकार की एक उसकी आदत में आ जाती है। यहाँ एक चीज समझ लेना बहुत जरूरी है कि किसी भी प्रकार के सैटर्न राहु या किसी प्रकार से राहु या डोमिनेंट हो रहा है किसी तरीके से, तो वो व्यक्ति को इसके साथ साथ में ये चीजें का मतलब ये नहीं कि इन दोनों को ज्योतिष के अंदर पापक ग्रह की श्रेणी में माना जाता है। ये बेहद प्रभावशाली भी हो सकते हैं। प्रभावशाली का इन द सेंस वो प्रकृति के साथ अपने आप को अलाइनमेंट कर लेता है तो बड़ा ही आनंदित होता है। आप किसी व्यक्ति के हाथ में यदि शनि वाला देखते हैं, यदि किसी व्यक्ति को सैटर्न राहु या किसी प्रकार से या इसमें चंद्रमा भी इनका वीक लगता है, चंद्रमा भी इनका वीक लगता है, जिसके कारण के जो वैचारिक है वो जल्दी जल्दी एक प्रकार से मन इनका बहुत ज्यादा एक्टिव तरीके से रहता है। वो उसको कंट्रोल करने की भी कोशिश करते हैं, ये इसको मेडिटेशन है, तमाम चीजें वो इसी तरीके से। तो यहाँ जो चीजें हैं वो प्रकृति के साथ इनके साथ अलाइनमेंट हो जाए ऐसी कॉम्बिनेशन के अंदर, बड़ा आनंदित हो जाएगा। एक साधु है, हम सोचते हैं कि उदासीन है भाई, कोई लेना देना नहीं है दुनियादारी से, तो इसका मतलब क्या वो हमेशा सूखा सूखा चुपचाप मौन उदासी वैसा बैठा रहेगा क्या? नहीं, उसको उसकी मनपसंद चीजें मिल गई, उसको प्रकृति के साथ अलाइनमेंट हो गया, उसको अपने अध्यात्म या उसको अपने धर्म से संबंधित या जो भी जिस संप्रदाय जिस संस्था से जुड़ा हुआ है उससे संबंधित या उसके अपने विचारधारा के लोग मिल गए, बड़ा आनंदित होगा, नाच करने लग जाएगा, वो बड़ा खुश हो जाएगा। लेकिन उसको यदि भौतिक गल्ले पे बिठा दिया जाए, बिजनेस वाले पे बोला ये पैसे गिनो या ये करो वो करो, तो वहां वो बिल्कुल अपने आप को डिरेल फील करेगा। तो इसी तरीके से ऐसा व्यक्ति जो प्रकृति के साथ अलाइनमेंट होने लग जाता है तो वहां आनंदित फील करता है, और ये चीज देखने को मिलती है। यहाँ मून का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट, मुझे ऐसा लगता है कि मून का भी इम्पैक्ट है। ओवरऑल जो चीजें देखी जाए तो एक अच्छा एक और चीज विशेष रूप से जहां इस देखने की वाली जरूरत है, आईआईटीएंस बाबा जब बात करते हैं, अपनी बात को रखते हैं, तो उसके साथ में हंस भी जाते हैं, माहौल को लाइटली बनाने की कोशिश करते हैं। हंसना, प्रेजेंटेशन, वाणी के द्वारा प्रेजेंटेशन, बौद्धिक क्षमताएं, इंटेलेक्चुअलिटी, चीजों को अच्छा आप चीजें जानते हैं लेकिन उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, ये महत्वपूर्ण होता है। ये सब बुद्ध का कारक है। इन सब के लिए मरकरी डोमिनेट करता है। मरकरी क्या है? बुद्धि का कारक। मरकरी क्या है? एक बालक ग्रह है, एकदम स्वच्छंद, उसको पसंद नहीं है किसी प्रकार के उसको किसी को प्रेस किया जाए, उसके ऊपर कोई अथॉरिटी बैठाई जाए, उसको पसंद नहीं आएगा, वो अपनी तरीके से काम करना पसंद करेगा। मरकरी की प्रॉपर्टी से अब मरकरी एकदम बिल्कुल इस प्रकार से खुला है, और राहु को उसको साथ मिल गया। राहु भी क्या है? खुल के बिल्कुल ओपन, अपनी बात कहो, जो करना हो करो, इनोवेटिव करो, कुछ अलग करो, ये करो, प्रकृति के साथ अलाइनमेंट करो, फोटोग्राफी करो, प्रकृति करो। तो ये सब क्या है? उसको एक प्रकार से फ्रीडमशिप देना मरकरी को। तो इसका ये मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये चीजें भी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। इसका इम्पैक्ट क्या देखने को मिलेगा? ये विवाद को भी जन्म दे सकता है, क्योंकि जब हम बोलते हैं एक सही जगह पर सही बात बोलनी ठीक होती है। हर समय एक प्रकार से बिल्कुल अपनी पास्ट की बातें करना या कुछ बिल्कुल इनोवेटिव तरीके से रिवोल्यूशन ला देना किसी भी जगह पे, तो वो विवाद को जन्म दे सकती है। राहु विवाद को पसंद करता है, राहु चाहता है विवाद हो, विवाद से वो आगे बढ़ता है। लेकिन इस चीज को यदि ठीक ठीक कर लिया जाए कि सही समय पे सही लोगों को एक सही तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए, तो ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी पॉपुलर भी और बहुत जल्दी आगे भी बढ़ सकता है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो
किसी व्यक्ति को के बारे में व्यक्तित्व निर्धारण करने के अंदर ये चीजें देखनी बहुत जरूरी होती है। राहु केतु एक्सिस जो किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर होती है वो उसके जीवन को के बारे में पूरा लेआउट बताने के लिए पर्याप्त होती है। केतु क्या पास्ट, राहु क्या फ्यूचर, इसके बीच में सारे प्लेनेट्स हैं जो अपने अपने काम कर रहे हैं, अपनी अपनी चीजें अपने आप व्यक्तित्व को निर्धारित कर रहे हैं। जब कोई व्यक्ति पास्ट के बारे में बात करता है, यदि उसको कुरेदा जाए, उससे बोला है भाई आपके पेरेंट्स कैसे हैं, आपकी फैमिली कैसी थी, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या पास्ट लाइफ, वो पास्ट को बड़ी इंटरेस्ट तरीके से बताया और थोड़ा सा तो वो केतु एक्टिव है उसके, ये केतु अध्यात्म का भी कारण है, उस एक्टिव है उस पास्ट के कारण, यानी आपका ये जो तुम्हारा अध्यात्म से जुड़ाव है वो पास्ट से आ रहा है, ये अभी का काम नहीं है कि आपने काम किया, आपका पास्ट भी लेके आ रहा है। और राहु क्या है, फ्यूचर, राहु बताता है फ्यूचर के बारे में, आपके भविष्य की किस प्रकार की योजना है। जब कोई व्यक्ति कहता है कि आप आपके फ्यूचर में आप क्या होगे, आप IAS बाबा आप आगे जाके क्या होगे, तो वो अपने फ्यूचर के बारे में बताता है, तो इसका क्या मतलब है, राहु भी अपना काम कर रहा है, राहु और केतु यहाँ दोनों काम कर रहे हैं। अक्सर ऐसा कम होता है जहां राहु और केतु दोनों ही एक्टिव हों और सपोर्ट एक प्रकार से एक आध्यात्मिक क्षेत्र में लॉजिकली इनोवेटिव तरीके से उसको लेके जा रहे हो। तो एक प्रकार से किसी व्यक्तित्व के निर्धारण करने के लिए ज्योतिष बड़ा महत्वपूर्ण होता है, ये चीजों की समग्र विश्लेषण करता है और ये प्रकृति से व्यक्ति का अंतर संबंधों को परिभाषित करता है, उसको बताता है कि उसकी जो प्रकृति के साथ किस प्रकार का अलाइनमेंट है, कॉस्मिक रिलेशंस किस प्रकार है, किस प्रकार के पथ पर वो आगे बढ़ रहा है। यहाँ जो उसके जो सीन्स हैं पूरे वो बड़े बड़े बारीक तरीके से बताते हैं, बस केवल उसको विश्लेषण सही तरीके से करने की जरूरत नहीं है। यहाँ चौंकाने वाली और सनसनीखेज चीज की जरूरत नहीं है ज्योतिष के अंदर कि भाई कोई सनसनीखेज भाई उसके बारे में ये एक्सट्रीम बात बताइए, ये उसकी पहले उसकी मूलभूत चीजें समझिए। ऐसे समय में जब आपके पास कोई डेटा नहीं है और उसके बाद में उसको कोरिलेटेड कीजिए, उसके बाद डिफाइन कीजिए, अच्छा लगेगा। ज्योतिष इसी प्रकार से इंटरेस्टिंग है, जीवन को समझने का माध्यम है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो ने आपकी ज्ञान में वृद्धि की होगी और जो सारे विश्लेषण किए वो मेरे स्वयं के निजी अनुभव और मेरे तर्क के ऊपर आधारित है। वीडियोस मैंने देखे और उस वीडियोस को देखने के बाद में उनकी उंगलियों के विन्यास और तमाम चीजें जो मुझे दिखाई दिया उसके आधार पर, जो मैं दावा नहीं करता कि ऐसा ही होगा, लेकिन बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।